नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार एक बार फिर से आया हूँ आपके सामने लेकर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको। देखिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वैसे तो 10th क्लास का जो मेन जो क्वेश्चन होते हैं या यूँ कह सकते हैं अपन जो मेन प्रकरण हैं, उनके बारे में अपन लोग जो है डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में। देखिए आप, सबसे पहला टॉपिक जो आता है अपना संधि का। मैं शॉर्ट में या यूँ कहें कि जो नियम है ना, उनकी चर्चा करने जा रहा हूँ, तो कृपया साथ में बने रहें। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है अपना कौन सा है? संधि। अब बात करें, संधि के 3 भेद होते हैं। परिभाषा तो मैं नहीं समझता कि आपको बताने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अपन संधि कहते हैं। परः सन्निकर्ष संहिता, ये सारी वीडियोज़ तो मैं डाल चुका हूँ। लेकिन अभी जो अपन बात कर रहे हैं वो ट्रिक वाली पढ़ाई की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ स्वर संधि है। स्वर संधि की परिभाषा आप लोग क्लियर कर चुके हो पहले ही। क्या होती है? जहाँ पर दो स्वर वर्णों का मेल दिखाया जाता है उसके क्या कहते हैं? अपन स्वर संधि कहते हैं। अब इसके भेद की बात करें तो देखो 5 भेद हैं इसके मुख्य, जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है? देखो ये 5 भेद हैं। पहला कह रहा हूँ मैं दीर्घ। दीर्घ में क्या मिलना चाहिए? समान स्वर। दीर्घ संधि। सबसे पहली संधि आपकी कौन सी संधि? दीर्घ संधि। इसके अंदर ये कहती है कि मेरे को तो क्या चाहिए? ऐसे लेके री तक, री तक के वर्ण चाहिए। देखो इधर ए, ई, उ, री और ली। इनके बाद में समान वर्ण आने पर क्या करेगी? ये दीर्घ करेगी। ध्यान देना, क्या करेगी? दीर्घ करेगी। अब बात करें गुण की। अब गुण कहती है भाई मेरे को तो सारे नहीं चाहिए, मैं तो सबसे लड़ाई कर चुकी हूँ। मेरे को कौन चाहिए? ए या आ। ए या आ के बाद और इसके अलावा जो छोटे स्वर हैं, यानी कि ई, उ, री और ली, इनके स्थान पर मैं आदेश करूंगी। क्या करूंगी? ए, ओ, अर और अल, ये आदेश करूंगी, ऐसा कहती है ये। अब बात करूंगा, जैसे मान लो वृद्धि है। वृद्धि क्या कह रही है? कि वृद्धि क्या है? गुण से बड़ी है। वृद्धि क्या है? गुण से बड़ी। बोले मैं तो बड़ी हूँ, मेरे को तो बड़े वाले स्वर चाहिए। ठीक है भाई, ले लो बड़े स्वर, लेकिन क्या करोगे आप उनका? तो देखो ए या आ के बाद बड़े स्वर कौन कौन से हैं? ए, ओ, आई और औ। ठीक है? अगर ऐसी ऐसी स्थिति आए तो अपन इनके स्थान पर क्या आदेश करते हैं? आई और औ आदेश करते हैं। ठीक है? अब देखिए मैं कह रहा हूं अब बांत अति जन की और अयादि की। अब ये कह रहे हैं भाई ए और आ तो 3 बार आगे बैठ गए, कम से कम एक ही बार हमें भी तो मिले मौका। तो अब देखो क्या कह रहे हैं। यण संधि जो है वो गुण की उल्टी है। उल्टी से मतलब ऐसा है कि नियम इसमें उल्टा काम करता है। ध्यान देना, ए और आ तो होना चाहिए बाद में, ई उ री आ जाएगा आगे। यानी अपने को क्या मिलना चाहिए शुरू में? ई उ री और ली। इनके बाद में क्या मिले? ए या आ, मतलब कि असमान स्वर। जब असमान स्वर आएगा तो इनके स्थान पर आदेश करेगी ये संधि। कौन कौन करेगी? ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल। ये आदेश कैसे होंगे? आधे, यानी ये कह सकते हो आप हलंत है। अब बात कर रहा हूं मैं अयादि की। अयादि संधि जो है वो वृद्धि संधि की उल्टी है। अयादि संधि। अब देखो, अब छोटे भी आगे आगे, बचा कौन? बड़े, तो बड़े को भी आगे ले लो। देखो इधर ए, ओ, आई और औ। अगर ऐसी स्थिति आ जाए बाद में कोई भी असमान स्वर हो, ध्यान रखना समान नहीं होना चाहिए। कैसा स्वर होना चाहिए? असमान स्वर। तो ये आदेश करते हैं। क्या क्या आदेश करते हैं मैं नीचे लिख दे रहा हूं। ए के स्थान पर होता है अय, ओ के स्थान पर होता है अव, आई के स्थान पर होता है आय, ठीक है, और औ के स्थान पर होता है आव। मतलब आप कह सकते हो कि अगर आपको संधि करनी होगी, दो पदों की संधि करनी होगी, तो आपको क्या क्या चीज दिखाई देगी? ए ओ आई और बाद में मिलेगा असमान स्वर। सेम इसी तरह से मान लो ए ई उ री, तो इसको ए का दीर्घ भी मिल सकता है, ए का लघु भी मिल सकता है सामने, पर मिलेगा ए। इधर आ में
ई ऊ री री, इनमें से छोटी बड़ी कोई सी मिल सकती है, छोटी ई मिल जाए बड़ी ई मिल जाए तब भी बात एक ही है, आदेश वही होंगे। अगर मैं कह रहा हूँ मान लो ये तो हो गई अपनी कौन सी कितनी संधि हो गई, 5 संधि होंगी किसकी, स्वर की। सेम ऐसा ही व्यंजन में भी है, देखो मैं दिखाता हूँ कैसा, आपको बहुत मजा आने वाला है इस क्लास के अंदर, तो कृपया पूरी क्लास देखकर जाएं। व्यंजन संधि की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी कर रहा हूँ, व्यंजन संधि। ये संधि केवल ऐसे भाई आपको अगर इस क्लास को देख लिया ना आपने, तो ये संधि आपकी कभी भी छूटेगी नहीं, आप कभी भी कहीं से भी प्रश्न आ जाए आप तुरंत आंसर दे पाएंगे। तो देखो व्यंजन संधि की परिभाषा अपन जान सकते हैं कि जब स्वर और व्यंजन का मिलन दिखाया जाए या मेल दिखाया जाए तो उसको क्या कहते हैं, अपन व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, अब बात करूं मैं इसके भेदों की, जो 10th क्लास तक पूछे जाते हैं वो है, पहला भेद है सचुत्व, दूसरा है ष्टुत्व, तीसरा है चरत्व, चौथा भेद है जस्त्व और पांचवा भेद है कौन सा रह गया, अनुनासिक। अनुनासिक या प्रसवर्ण कह सकते हो आप। और एक हो जाती है अनुस्वार, और अनुस्वार के बाद एक और बच रही है, उसका अपन इधर जब जगह बचेगी वहां जिक्र करेंगे। तो देखो सबसे पहले अब बात करें भाई, ये जो दो संधियां हैं, इन दो संधियों में एक बात कॉमन है, और वो क्या है, स या तय वर्ग। क्या चीज कॉमन है, स या तय वर्ग। ठीक है, जब ऐसी स्थिति आती है तो ये दोनों संधियां ऑटोमेटिकली आ जाती है। देखो इधर या तो स हो या फिर क्या हो, तय वर्ग। ठीक है, बाद में आना चाहिए, देखो इसमें लिख रहा है जैसा नाम है वैसा ही काम है, श और च लिख रहा है, देखो तो क्या आ जाए, या तो श मिल जाए या फिर मिल जाए च वर्ग। ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, स और तय वर्ग को श या च वर्ग में बदल देते हैं। ठीक है, इसका काम इतना ही है। सेम इसी तरह से मान लो अगर स और तय वर्ग के बाद में, स और तय वर्ग के बाद में क्या मिले अपने को, श और ट वर्ग, श या फिर मिल जाए अपने को ट वर्ग। अच्छा, आगे और पीछे कैसे भी मिल सकता है, तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान रखना मिलेंगे यही कुल मिला के यही मिलने हैं। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, जो पीछे वाला है ना, मतलब आगे वाले के स्थान पर ये वाला वर्ण आदेश करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा वापस श या ट वर्ग। ठीक है, अगर मैं, अच्छा अभी ये लिख दूं, फिर इसके बाद एक ट्रिक भी बताऊंगा, उस ट्रिक के अंदर अपन सब चीजें क्लियर कर लेंगे कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे लगेगी। ठीक है, अब बात कर रहा हूँ चतुर्थ संधि। ध्यान देना, अगर दूसरा तीसरा चौथा वर्ण वर्गों के और बाद में मिल जाए किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण, तो अपन शुरू वाले वर्णों के स्थान पर क्या करते हैं, उसी वर्ग का पहला वर्ण आदेश कर देते हैं। क्या आदेश करते हैं, प्रथम वर्ण प्रथम वर्ण आदेश करते हैं किसका, उसी वर्ग का, जिस वर्ग का अपने को दूसरा तीसरा या चौथा वर्ण मिला है। सेम इसका उल्टा है, देखिए इधर पहला दूसरा पहले मिलेगा और बाद में मिल जाए तीसरा चौथा पांचवा, या यूं कह सकते हो आप तीसरा। देखो शुरुआत में मिले पहला दूसरा तीसरा तो मिलेगा नहीं, तीसरा मिल गया तो संधि हो जाएगी ना, या मिल जाए चौथा, पीछे हो जाए कौन सा, तीसरा। सभी वर्गों में से किसी भी वर्ग का तीसरा आ जाए तो अपन शुरू वाले वर्ण को क्या करते हैं, उसी वर्ग का तीसरा कर देते हैं। यानी कौन सा वर्ण कर दिया, तृतीय वर्ण। तृतीय वर्ण जब हो गया, अब देखो ध्यान देना आराम से, अगर प्लस के बाद में यानी उत्तर पद में अपने को पहला और दूसरा वर्ण मिल रहा है तो अपने को पूर्व पद वाले वर्ण को पहला वर्ण करना है। अगर पहले क्या कहते हैं, मतलब यूं कह सकते हो आप, प्लस के बाद में या उत्तर पद में तीसरा वर्ण मिल रहा है तो शुरू वाले वर्ण को तीसरा आदेश करना है, जिस वर्ग का है उसी वर्ग का। जैसे जगत और ईश, जगदीश। अच्छा, तीसरे वर्ण के अलावा यहाँ पर स्वर भी मिल सकते हैं आपको, क्या मिल सकते हैं, स्वर। स्वरों में कोई पाबंदी नहीं है, सारे स्वर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसी स्थिति होगी तो अपन क्या करेंगे, शुरू वाले वर्ण का
वर्ण के वर्ग का तीसरा व्यंजन कर देंगे। अब बात कर रहा हूं मैं अनुनासिक की, ध्यान देना। ये दोनों संधियां ऐसी है जो केवल ओनली हलंत मैं पे चलती है। किस पे चलती है? हलंत हलंत मैं पे। हलंत मैं के बाद वर्गीय व्यंजन आए, देखना, हलंत मैं के बाद में वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25। अगर ये व्यंजन आते हैं तो मैं के स्थान पर अनुस्वार होकर फिर उसका क्या हो जाता है? अच्छा, अनुनासिक संधि का दूसरा नाम भी है परसवर्ण। तो हलंत मैं के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा व्यंजन हो जाता है। जब पीछे जो भी व्यंजन मिलेगा ना, इसी वर्ग का पांचवा व्यंजन हो जाता है। तो देखो कौन सा व्यंजन हो रहा है? पांचवा व्यंजन, पांचवा वर्ण है। इसको अपन कह सकते हैं परसवर्ण है। कौन सी संधि कह दोगे आप? परसवर्ण संधि, ठीक है ना। सेम। और अनुस्वार को क्या कहेंगे? अनुस्वार कब होगा? अब देखो हलंत मैं के बाद अगर 25 को छोड़कर, अब 25 को छोड़ दो कितने व्यंजन रहेंगे? और 8 व्यंजन है। कितने? 8 व्यंजन है। अगर आते हैं तो हलंत मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। हलंत मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार, ठीक है। अगर मान लो पीछे स्वर नहीं, अगर सॉरी व्यंजन नहीं, अगर स्वर आ गए, अगर स्वर आ गए तो फिर कुछ भी नहीं करना, हलंत मैं को मैं ही छोड़ देंगे। कब? जब हलंत मैं के बाद में कोई स्वर होगा। तो ये थी। इसके अलावा देखो एक एक संधि और बची है, लत्व। लत्व बेचारी छोटी सी संधि, उसका इतना ही काम है। और वो काम क्या है मैं बता रहा हूं आपको। ये लाइन इसीलिए खींची भाई, ऊपर ऊपर तो कौन सी संधि है? स्वर। नीचे कौन सी व्यंजन है? अब देखो जो लास्ट वेद बच रहा है ना इसका, वो है लत्व। लत्व बेचारी प्यारी सी संधि, जिसका सूत्र भी बड़ा प्यारा है। क्या है सूत्र? है तोरली। देखो क्या है? तोरली सूत्र है। यानी तय वर्ग के स्थान पर लय वर्ण आदेश करना है। देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, विद्वान प्लस लिखती। अब ध्यान रखना, तय वर्ग का कोई भी व्यंजन आए, अपने को क्या करना है? तय वर्ग के स्थान पर लय वर्ण आदेश करना है। ले, ये लो, कर दिया, मिला दो, क्या हो गया? विद्वान लिखती हो गया। क्या? विद्वान लिखती, यही होगा। समझ में आया नहीं? इसी तरह से मान लो मैं कह रहा हूं दूसरा एग्जांपल, तद प्लस लय। पीछे तो क्या होना चाहिए? लय वर्ण होना चाहिए। अब देखो द है, चाहे तीसरा व्यंजन आ जाए, चाहे पहला आ जाए, चाहे दूसरा आ जाए, कोई भी आ जाए, एक्स वाई जेड, उसके स्थान पर अपन क्या करेंगे? लय वर्ण आदेश करेंगे और शब्द हो जाएगा तल्लय। यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए सभी को, क्योंकि इतने अच्छे से जो बताने जा रहा हूं मैं। अब देखो, अब ट्रिक की बात करते हैं कि ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे, इनको कैसे समझेंगे। देखो शुरू में सुनाई देना चाहिए स तय स तय। स का मतलब सवर्ण और तय का मतलब तय वर्ग है पूरा। तय का मतलब क्या है? तय वर्ग है पूरा। तो स और तय क्या सुनाई दे? सच सुनाई देना चाहिए शुरू में। अगर सत के बाद में सच सुनाई दे रहा है, सच, तो सत के स्थान पर सच आदेश करेंगे, ठीक है। और सत के बाद में अगर षट सुनाई दे रहा है, षट, तो सत के स्थान पर षट आदेश करेंगे, ठीक है। इसी तरह से मान लो दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद पहला दूसरा मिल रहा है, तो शुरू वाले को पहला वर्ण करेंगे। और पहले पहले दूसरे चौथे के बाद में अगर तीसरा वर्ण मिल रहा है, तो अपन क्या करेंगे? शुरू वाले वर्ण को तीसरा वर्ण आदेश करेंगे। देखो पहला तीसरा, पहला अगर जत्व संधि की बात करूं तो प्लस के बाद मिलना चाहिए पहला, जस्तु की बात करूं तो प्लस के बाद मिलना चाहिए तीसरा, क्योंकि इनके सूत्र बहुत अच्छे हैं। अगर आप सूत्र भी समझते चलते हो तो इसका तो है स्तोष चुनाश्चु, इसका है स्टुनाष्टु, इसका है खरीच, इसका है जलामजशो अंते, इसका है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, और इसका है मो अनुस्वार, इसका है तोरली। बेचारा प्यारा सा सूत्र है। और स्वर संधि के मेरे को लगता नहीं आपको बताने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप पढ़ चुके हो पहले। कोई बात नहीं, फिर भी देख लीजिए। दीर्घ का होता है अकस्वर्णी दीर्घ, गुण का होता है अधेंग गुण, और वृद्धि संधि का होता है वृद्धि रेची, यण संधि का होता है इको यणची, और अयादि का होता है एचो अय वायावह। तो मेरे हिसाब से देखो एक ही बार में आपको स्वर और व्यंजन संधि क्लियर हो जाएगी। इस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे, ट्रिक से समझना सीखिए। हलंत में के बाद वर्गीय व्यंजन आ गया, मतलब क्या करना है? पांचवा वर्ण करना है। सेम हलंत में के बाद में अगर बचे हुए 8 व्यंजन कौन कौन से? य व र ल
और श श श ह, स श श ह। अगर ये 8 व्यंजन आते हैं तो अपन क्या करते हैं, हलंत में के स्थान पर अनुस्वार कर देते हैं। बाकी किसी भी स्थिति में संधि नहीं होगी तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, हलंत में छोड़ेंगे। अगर पीछे स्वर मिलता है तो हलंत में के बाद में 8 व्यंजनों को छोड़कर अगर कोई स्वर आ जाता है तो अपन क्या करते हैं कि हलंत में के स्थान पर हलंत में को ही छोड़ देते हैं। अब देखो स्वर और व्यंजन संधि मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा तरीका मेरे को लगा नहीं पढ़ाने का। देखिए एग्जांपल्स भी देखेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ऐसा मत सोचिए भाई केवल नियम में ही चल रहे हैं। आज मुझे लगा काफी कमेंट्स आ रहे थे कि ट्रिक वाली पढ़ाई बताओ, ट्रिक वाली पढ़ाई बताओ, तो इसीलिए ट्रिक्स वाले निकाल के लाया हूं ऐसा कुछ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्या करना होता है। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि जो है सीधा सा, अब देख लो जिसमें नाम में ही आ रहा है कि विसर्ग संधि किसे कहेंगे, जिसमें विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन का मिलान या मेल होता है उसको क्या कहते हैं अपन, विसर्ग संधि कहते हैं। जो विसर्ग के स्थान पर जो बदलाव होता है उसको। अब देखो विसर्ग संधि के भी भेद होते हैं, कितने होते हैं जो आपके सिलेबस में, वो तो है कितने, 4 भेद है। कितने भेद है, 4 भेद है। पहला भेद कौन सा है, सत्व, दूसरा है रुत्व, तीसरा है उत्व, चौथा है कौन सा, विसर्ग लोप। ये 4 ही भेद है आपके सिलेबस में फिलहाल। या एक और है, उसकी भी अपन चर्चा कर लेंगे, ताकि मान लो अगर ऐसा कुछ शब्द आ जाए तो आप उसमें अटकेंगे नहीं। जो है रुत्व उत्व गुण, मतलब ऋतु के साथ में एक गुणादेश भी होता है उसमें। अब देखो मैं बात कर रहा था किसकी, विसर्ग संधि की। कौन सी संधि है अपनी, बड़ी प्यारी संधि है, छोटा सा नाम है बेचारी का, विसर्ग। विसर्ग संधि। भेद भी बेचारे के थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता इसके बारे में। देखिए कैसे क्या होती है ये। अगर आपको कहा जाए कि विसर्ग संधि की परिभाषा बताओ, तो आप कह सकते हो कि यदि विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन से विसर्ग को मेल करवाया जा रहा है, तो अगर उसमें क्या कह सकते हैं, विसर्ग के स्थान पर जो भी परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन को अपन क्या कह सकते हैं, विसर्ग संधि कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा, पहले एग्जाम्पल देखते हैं एक। जैसे मैंने कहा देखो, कह और कह दिया पीछे चित्त। अब देखो जब ऐसी स्थिति होती है तो विसर्ग के पहले तो क्या है, ए, विसर्ग के बाद में क्या है, पहला वर्ण वर्ग का। तो इसमें अब देखो च वर्ग है, च कौन सा वर्ण है, तालव्य वर्ण है, तो यहाँ पर अपन कर देंगे कश्चित। ये वाला वाक्य हो जाएगा कश्चित। ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा, जैसे मान लो आपको कह दिया मैंने राम प्लस क्या कह दिया, षष्ठा। अब ध्यान देना, इधर भी विसर्ग के पहले ए है, विसर्ग के बाद में क्या है, श कौन सा है, मूर्धन्य है। तो देखो विसर्ग के स्थान पर स आएगा, लेकिन कौन सा आएगा, मूर्धन्य। बनाओ शब्द, क्या शब्द बन जाएगा, रामष्ठ। यही हो जाएगा, देखो रामष्ठ। अब देखो अब इसके डिटेल से चर्चा करते हैं अपन। ये 2 एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिखाए ताकि आपको पता चले कि कहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या क्या होता है। अब देखो मैं बात कर रहा हूं पहले भेद की, जिसका नाम है सत्व संधि। ये कहते हैं कि विसर्ग के पहले कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, विसर्ग के बाद में होना चाहिए आपके लिए वर्ग का पहला या दूसरा व्यंजन। देखो सबसे पहला भेद जो बताया ना मैंने, कौन सा बताया, सत्व, दूसरा बताया रुत्व, तीसरा बताया उत्व, और चौथा बताया आपको विसर्ग लोप। विसर्ग लोप। और एक और जो है मेरी इच्छा है उसको पढ़ाने की आपको, कि आपको उसकी भी नॉलेज रहनी चाहिए। उसका नाम है पूरा, देखो उत्व, रुत्व और गुण, ये नाम है उसका। बहुत ही सिंपल काम है इसका। बात कर रहे हैं अपन किसकी, सत्व की। ये क्या कहती है मेरे को कि मैं तो क्या करूंगी, विसर्ग के स्थान पर है स आदेश करूंगी। अब मैंने सोचा भाई कौन सा सह करेगी, तो देखो विसर्ग के स्थान पर ये कहती है
मैंने, अच्छा ये कह रही है कि विसर्ग के बाद में कौन होने चाहिए, पहला या दूसरा वर्ण, ठीक है ना। कभी भी ये क्या कह रही है कि मेरे पास क्या चाहिए, विसर्ग के बाद में पहला दूसरा, या फिर मिल जाए मेरे को, कौन मिल जाए, तीनों शकार है, श, स और स, ये तीनों स मिल जाए। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगी, विसर्ग के स्थान पर स आदेश करूंगी। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए, साथ में मैं भी हो गया एक बार तो, कि यार ये तो केवल एक ही से कर रही है, लेकिन ये दो कहाँ जाएंगे बेचारे, इनको कौन लाएगा। अभी समझेंगे, एक बार चलते हैं, थोड़ा थोड़ा डिटेल लेते हैं इनकी, फिर इसके बाद में अपन जो है पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहला मैं कह सकता हूँ आपको सत्व संधि, इसके बाद में दूसरी है रुत्व संधि, विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाता है वो। अब देखो क्या कह रहा है ये कि विसर्ग से पहले, अब देखो भाई साहब, इसमें तो विसर्ग से पहले कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन ये कह रही है कि ए या आ को छोड़कर, ए या आ नहीं होना चाहिए, कोई अन्य स्वर है, कौन हो, कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर है। अगर होगा कब, विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद में आ जाए, वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगी, विसर्ग के स्थान पर स आदेश कर ओ र आदेश करूंगी। क्या करूंगी, विसर्ग के स्थान पर र आदेश करूंगी। विसर्ग के स्थान पर क्या कर दूंगी, र आदेश करूंगी। देखो जैसे ये र आदेश होगा, एक बार सबके आदेश लिख लेते हैं, इसके बाद में चलेंगे। अब देखो उत्व क्या कह रहा है, उत्व क्या कहती है संधि, ये तो बेचारी भोली भाली है, इसके लिए तो कोई आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह रही है कि रस्व एकार के बाद, यानी विसर्ग से पहले कौन होना चाहिए, ए के बाद में कौन आ जाए, विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद में भी कोई होना चाहिए, मगर कौन होना चाहिए भाई, विसर्ग के बाद होना चाहिए, या तो होए वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण। कौन कौन से, वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण। देखो ध्यान से, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, या फिर हो जाए य, व, र और ल तथा है। ऐसे वर्ण अगर मेरे को विसर्ग के बाद मिलेंगे, तो मैं विसर्ग के स्थान पर उ आदेश कर दूंगी। क्या कर दूंगी, उ। ध्यान देना, अब उ जब होगा तो ए और उ मिलकर ओ आदेश हो जाएंगे इसके अंदर। मतलब क्या करना है, ओ। कुल मिला के बात करें, पहले तो उ करेगी, उ करने के बाद में ए और उ मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि विसर्ग लोप का क्या है बात, विसर्ग लोप की भी देखो। तो ये पता है क्या कहती है, कि अगर विसर्ग से पहले और बाद में पहले भी स्वर हो और बाद में भी स्वर हो, ऐसी स्थिति आ जाए, तो मैं क्या करूंगी, विसर्ग का लोप कर दूंगी। क्या कहती है कि विसर्ग से पहले आ तथा विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, ह्रस्व स्वर है, तथा तीसरा, चौथा है, तीसरा, चौथा और पांचवा। हाँ जी, तो अब बात करते हैं अपन किसकी, विसर्ग लोप की। विसर्ग लोप संधि क्या कहती है मेरे को, वो कहती है कि अगर विसर्ग से पहले भी आ हो और विसर्ग के बाद में भी आ हो, या यूं कह सकते हैं विसर्ग से पहले भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में भी स्वर हो, या कोई व्यंजन भी आ जाए, अगर ऐसी स्थिति होती है, तो मैं क्या करती हूँ, विसर्ग का लोप कर देती हूँ। देखो क्या कह रही है, विसर्ग लोप संधि कह रही है कि अगर विसर्ग से पहले आ हो तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन हो, मुझे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा, कोई स्वर या व्यंजन हो तो मैं क्या करूंगी, विसर्ग का लोप कर दूंगी भाई। क्या करूंगी, लोप करूंगी। अब देखो इसके अलावा एक चीज और है, वो क्या कह रही है कि अगर विसर्ग से पहले भी ए हो तथा विसर्ग के बाद में भी ए हो, ऐसी स्थिति में मैं क्या करती हूँ, विसर्ग के स्थान पर उ आदेश करती हूँ, ए और उ मिलकर दोनों क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। और बाद वाले ए जो बचता है बाद वाला, इसको मैं क्या करती हूँ, अवग्रह में बदल देती हूँ। अवग्रह खंडाकार जो बोलते हो ना आप, मतलब इसमें आदेश ऐसा आएगा ओ, ओ। नहीं आया समझ में? देखो मैं दिखाता हूँ क्या आदेश आएगा, ओ अ। पांच नहीं है, ए है, ध्यान रखना, ए सॉरी, जो अवग्रह होता है ना वैसा वाला ए। ओ ऐसा। देखो जैसे मैंने कहा, अब इसी से शुरुआत करता हूँ एग्जांपल्स की। सबसे पहला है, जैसे मान लो मैंने कहा बालः प्लस अयम, बाल के साथ में क्या जोड़ना है, अयम। विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा, उ। इसमें ए है, इसमें उ है, दोनों को मिलाकर ओ कर दो, कर दिया। अब पीछे वाला ए कह रहा है मैं भी तो हूँ, मुझे क्यों भूल रहे हो, तो ये लो भाई, ये हो गया। ये भी अगर शब्द बनाएंगे तो शब्द बन जाएगा बालो यम। क्या शब्द हो गया, बालो यम। अगर मैं कह रहा हूं मान लो राम प्लस अयम बोल दिया मैंने, मान लो, क्या बना दोगे, ऊ, ए और ओ मिलकर ओ, ओ के बाद वाला ए ये आ गया, बना दो रामो यम, रामो यम। आया समझ में? ऐसे चलता है इसमें। अब मैं बात करूं, अगर विसर्ग के बाद पहले और बाद में दोनों साइड क्या हो, स्वर भी हो या कोई व्यंजन आ जाए। विसर्ग के पहले तो क्या होना चाहिए, स्वर ही होना चाहिए भाई, ये ध्यान रखना। मैं कह रहा हूँ किस संधि की, विसर्ग लोप की। उत्तर संधि मेरे ये उत्तर गुण मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई है, तो मैं इसको एक बार क्लीन कर रहा हूँ ताकि अपने पास जगह बचती जाएगी। जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जगह होती जाएगी। देखिए विसर्ग लोप क्या कह रही है, इसके कई सारे नियम है। ये कई जगह पे विसर्ग का लोप करती है, केवल एक जगह पे नहीं। तो देखो हम थोड़ी थोड़ी करके एक एक की चर्चा करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा बाला प्लस क्या कह दिया, अत्र। अब देखो इधर भी स्वर है, इधर भी स्वर है, विसर्ग बेचारी अकेली रह गई, तो उसको भगा दो बेचारी को, भगा दिए। यहाँ मत भगो, यहाँ से भगाएंगे, शब्दों को एक साथ लाएंगे ना, बाला बालात्र, ऐसा हो जाएगा ये, बालात्र। अरे अरे अलग अलग रखना है इसको तो। देखो बाला और अत्र क्या हो जाएगा, बाला अत्र, शब्दों को अलग अलग रखेंगे, जोड़ेंगे नहीं। जोड़ने पर एक संधि और हो जा रही है ना, इसीलिए ध्यान दीजिए। इसी तरह से मैंने कहा जैसे लता हा प्लस ए दंते, लता प्लस ए दंते। अब देखो इधर भी आ है, इधर ए है, दोनों स्वर ही हैं, भले ही समान क्यों ना हो। तो देखो विसर्ग का लोप हो गया, शब्द हो जाएगा लता ए दंते। ठीक, दो एग्जाम्पल इसके हो गए। इसी तरह से मान लो अगर कोई और भी है, ये क्या कहते हैं, देखो अगर रस्व एकार से परे विसर्ग को, रस्व एकार से परे विसर्ग का अकार को छोड़कर अन्य स्वर होने पर भी विसर्ग का लोप हो जाता है। देखो विसर्ग से पहले रस्व ए है चलेगा, लेकिन विसर्ग के बाद में ए नहीं चलेगा। अगर ये नहीं हो, पीछे कोई भी स्वर आ जाए, जब भी विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे राम प्लस आगच्छति, देखो इधर ए है, इधर आ है, ऐसी स्थिति में भी लोप हो जाएगा विसर्ग का, शब्द हो जाएगा राम आगच्छति, राम आगच्छति।
समझ आ गया? अब देखो ये तो हो गई अपनी कौन सी विसर्ग लोप। अब बात कर रहा हूं मैं उत्व संधि की। उत्व क्या कहती है? भाई शुरू में मेरे को चाहिए ए, लेकिन बाद में कौन सी चाहिए? वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण। देखिए मैं आगे बात कर रहा हूँ आपसे। विसर्ग से पहले ए होना चाहिए, विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए? तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर हो जाए य, व, र, ल। इसके अलावा मिलेगा जो कौन है वो है, ध्यान दीजिएगा, विसर्ग लोप संधि हो चुकी है अपनी। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं आपसे तो देखो, अब जैसे मैंने कहा उत्व का एग्जांपल लेना है अपने को। इसका सूत्र है हसीच। देखो राम प्लस गच्छति, ध्यान देना, ए और तीसरा वर्ण, ये ए और ये तीसरा वर्ण, बीच में कौन है? विसर्ग है। विसर्ग के स्थान पर करेंगे ऊ, ए और ओ मिलकर हो जाएंगे ओ, शब्द हो गया रामो गच्छति। ये हो गया सब रामो गच्छति। इसी तरह से मान लो मैंने कहा लवः प्लस यच्छति, तो अब देखो इधर विसर्ग से पहले एर, विसर्ग के बाद में क्या आ गया? ये वर्ण, ये रहा है, तो शब्द बना देंगे अपन लव यच्छति। समझ में आया कि नहीं? शब्द अच्छा, शिरोरेखा अलग अलग ही रहेगी इनकी, शिरोरेखा एक नहीं करेंगे, इससे क्या है फिर एक संधि और हो जाएगी यहाँ पर, नहीं तो अर्थ का अनर्थ नहीं नहीं करना चाहिए। अच्छा इसके अलावा देखो, जैसे मैंने कहा मातः प्लस वंदे, मातः प्लस वंदे, तो देखो विसर्ग से पहले क्या है? ए, विसर्ग के बाद में है व, वो रहा वह है क्या? ये रहा, बना दो क्या हो जाएगा? मातो वंदे हो जाएगा क्या? मातो वंदे। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे अरे ये तो वो है ना, विकरांत शब्द है, इसमें नहीं होगी। विकरांत शब्द में नहीं होगी। जैसे मैंने कहा मनः और हरः, ध्यान देना, मनः और हरः, इधर भी ये देखो, इसमें ए है और इसमें है, ए के बाद में है मिल रहा है उसमें देखो परिभाषा, उसमें सूत्र में है, तो लगा दो, क्या लगा दोगे आप? मनोहर, यही होगा, क्या हो जाएगा? मनोहर। अच्छा अब बात करें ऋतु संधि की, तो देखिए ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर तो होना चाहिए पहले, ठीक है, और बाद में कौन होना चाहिए? कोई अन्य स्वर हो, सॉरी, बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होना चाहिए। जब अपन क्या करेंगे? विसर्ग के स्थान पर र आदेश करेंगे, र, जिसको अपन कहते हैं ऋतु संधि। ध्यान दो, अब कह रहा हूँ ऋतु की बात कर रहा हूँ। ऋतु में क्या होता है? देखो विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? जैसे मान लो मैंने कहा मति, है ना, मैंने कहा भानु, मैंने कहा धेनु, ठीक है, तीनों एग्जाम्पल के साथ बना रहा हूं मैं एक बार। मैं कह रहा हूं मति के बाद में लगा दिया मैंने गच्छति, भानु, भानु के बाद में लगा दिया मैंने भानु के बाद में गच्छति ले लो, भानु गच्छति। फिर मैंने कहा धेनु, धेनु के बाद में क्या लगाना, क्या लगाया जाए? धेनु के बाद में लगा दो आप वंदे, लगा देते हैं, कोई अन्य स्वर या होना चाहिए तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण, नहीं वंदे नहीं आएगा फिर। धेनु, धेनु के साथ में लगा दो
असौ लगा दो, असौ, कोई स्वर भी आएगा तो चलेगा। हाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो ई और इधर है ग, यानी शुरू में कोई अन्य स्वर है और बाद में क्या है, तीसरा वर्ण है, तो क्या हो गया, मतिर गच्छति हो जाएगा क्या, मतिर गच्छति। अगर मैं कह रहा हूं इधर है भानु प्लस गच्छति, तो देखो भानु, विसर्ग के स्थान पर र आदेश, भानुर गच्छति, ये हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ धेनु प्लस असौ, तो हो जाएगा धेनु रसौ। यहां तक सबको क्लियर है, धेनु और रसौ, तो क्या हो गया, धेनु रसौ। सेम इसी तरह से अगर मैं सत्व की बात करूं, अब देखो सत्व संधि थोड़ी सी बड़ी है, उसको अपन थोड़ा डिटेल से समझेंगे। देखिए सत्व संधि जो है वो कहती है कि विसर्ग से मुझे विसर्ग से पहले का कोई मतलब नहीं है, विसर्ग के बाद में कौन होना चाहिए, वर्ग का पहला दूसरा या मिल जाए तीनों श। तो मैं क्या करूंगी, विसर्ग के स्थान पर स आदेश करूंगी। अब देखो ये भी पता है, ये थोड़ी बड़ी ज्यादा है, ये अपने आप को होशियार समझती है, तो ये क्या है, थोड़ी गुड लैंग्वेज में बात करती है, ध्यान देना। अगर विसर्ग के बाद में मैं कहूँ पहला दूसरा, तो क वर्ग का पहला दूसरा कौन हो गया, क और ख, दोनों रहेंगे आधे आधे। विसर्ग के बाद में च वर्ग का पहला दूसरा तो हो गया च और छ, ये भी वही आधे आधे। अगर विसर्ग के बाद में मैं कहूँ ट वर्ग का पहला दूसरा तो हो गया ट और ठ, ट और ठ, ठीक है। अगर मैं विसर्ग के बाद में कहूँ आपको क्या मिल जाए, त वर्ग, त का पहला और त का दूसरा, और मैं कहूँ आपको विसर्ग के बाद मिल जाए प या फ, या फिर विसर्ग के बाद में मिले आपको, चलो इसी की कैटेगरी में लिख देते हैं, तालव्य वर्ण को च छ मिल जाए, सॉरी विसर्ग के बाद में च छ या मिल जाए कौन सा, श, या ये मिल जाए श, यहां पर ये मिल जाए स, ध्यान देना। अगर विसर्ग के बाद में त थ या स हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे, पहले स आदेश करेंगे, स से स्लेट वाला। अगर विसर्ग के बाद में अपने को ट ठ या ये श से षटकोण मिल जाए, तो अपन विसर्ग के स्थान पर करेंगे ये वाला श, ठीक। अगर विसर्ग के बाद में च वर्ग या फिर ये वाला स मिल जाए, तालव्य श, तो अपन करेंगे विसर्ग के स्थान पर तालव्य श। शेष जो बच गए, कौन कौन से बच गए, तीन हो गए ना, दो और बच गए, तो क ख और एक बच गया प फ। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, विसर्ग के स्थान पर स आदेश करेंगे ना, क्या कर देंगे, स। समझ आया कुछ कि नहीं आया, अर्थात विसर्ग के बाद में अगर तालव्य वर्ण मिल रहा है तो आदेश में भी तालव्य वर्ण आएगा। विसर्ग के बाद में अगर मूर्धन्य वर्ण मिल रहा है तो आदेश में मूर्धन्य वर्ण आएगा। अगर विसर्ग के बाद में दंत्य वर्ण मिल रहा है तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य वर्ण आएगा। शेष जो बच गए दोनों उसमें सेम है ही है, कोई दिक्कत। तो ये थी अपनी संधि, जो मैंने आपको बड़े ही शॉर्ट तरीके से फिक्स आधे घंटे में आपकी पूरी संधि मैंने तीनों वेदों के साथ में क्लियर कर दी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, गुड बाय।